नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी रवि मिश्रा। और आपको बता दें TV9 पर इस मेगा कवरेज में अब मिस्टर वर्सेस मैडम प्रेसिडेंट को लेकर बड़ी खबरें होंगी आपके सामने। लाइव इनपुट आपके सामने न्यूयॉर्क से होगा, वॉशिंगटन डीसी से भी सीधी तस्वीरें अब से थोड़ी ही देर बाद आपके सामने। रुक करेंगे न्यू जर्सी का भी और साथ ही एटलांटा से लेकर कैलिफोर्निया। एक एक तस्वीर इस चुनाव की आपके सामने, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति होगा कौन, इसका फैसला होने में अभी वक्त है। लेकिन वोटिंग का काउंटडाउन हो चुका है शुरू। कल यानी 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी और राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस चुनावी मैदान में हैं। बिल्कुल, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए TV9 पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है और अमेरिका में TV9 की बड़ी टीम मौजूद है। अमेरिका चुनाव से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले आप TV9 पर ही देखेंगे। एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। जल्द एक इंफॉर्मेशन वॉल पर अपडेट, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के जो बड़े मुद्दे हैं उस लिहाज से भी देखा जाना है कि आखिर क्या सोचकर इस बार जनता वोट कर रही है। और एक्सपर्ट्स के साथ भी स्टूडियो में करूंगी सवाल। उससे पहले देखिए अर्थव्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रवि, उसमें कमला हैरिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है और ट्रंप की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी आयातों पर 10% टैरिफ लगेगा। वहीं अमीर लोगों के लिए मॉडरेट टैक्स में इजाफे को लेकर भी ये बड़े संकेत मिले हैं। रवि, बिल्कुल, दोनों की बात करते हैं। इमिग्रेशन पॉलिसी पर दोनों की राय क्या है, ट्रंप की राय क्या है। अवैध प्रवासियों को देश से बाहर करेंगे, ये बहुत बड़ा ऐलान था ट्रंप का। वही कमला हैरिस क्या कह रही हैं, इमिग्रेशन नीति को और सख्त करेंगे। तो इसको लेकर दोनों की पॉलिसी एक ही जैसी नजर आ रही है, घोषणा कम से कम एक ही जैसा। ये एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, गर्भपात, जिसको देखते हुए कमला हैरिस के बयान और उसकी तरफ से मिल रहे संकेतों से साफ है कि महिला को निर्णय लेने का अधिकार है। और दवाओं की पहुंच को देखते हुए जिस तरीके की ये बात ट्रंप की तरफ से कही गई, उसको लेकर भी कई तरीके के रिएक्शन सामने आए थे। बिल्कुल, ट्रंप ने कहा दवाओं को लिमिटेड किया जाएगा। और ट्रंप की बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर वो कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन को उन्होंने धोखा बताया है। कमला हैरिस कह रही है बाइडेन की नीति को हम आगे बढ़ाएंगे, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे। सवाल विदेश नीति का भी इसलिए क्योंकि यूक्रेन और इजरायल को समर्थन जिस तरीके से जारी रखने की बात कमला हैरिस की तरफ से कही गई है, वहीं ट्रंप कह रहे हैं कि रूस इजरायल जंग को वो खत्म करना चाहते हैं। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के वो सबसे बड़े मुद्दे हैं जिस आधार पर देखना यह होगा कि क्या बड़ा फैसला लिया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड में इस वक्त क्या सोचकर लोग इस वक्त वोट कर रहे हैं, सीधे रुख करूंगी अमेरिका में ये सबसे बड़ा चुनाव जहां TV9 की सबसे बड़ी टीम की मौजूदगी। बता दूं आपको, इस वक्त न्यूयॉर्क से सीधे मेरे सहयोगी मनीष झा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कैलिफोर्निया से हर्ष ब्रह्मभट्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधा आपको वॉशिंगटन डीसी भी लेकर चलेंगे, क्योंकि हिफ्जा खनबुजाई इस वक्त हमें वहां से नजर आ रही हैं। साथ ही न्यू जर्सी से अरुण कुमार से भी करेंगे बात। और इस बीच एटलांटा शिव शर्मा की वहां पर मौजूदगी है। और आपको बता दें कैलिफोर्निया का भी करेंगे रुख, क्योंकि अब से थोड़ी देर में डेमोक्रेट उम्मीदवार भी हमारे साथ होंगे, रितेश टंडन। और इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, मेहमान भी मौजूद हैं। मेजर जनरल VK दत्ता हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ मौजूद है। JK त्रिपाठी पूर्व राजदूत भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी, उनको देख सकते हैं आप स्टूडियो में, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मंतोष शर्मा हमारे साथ, जो कि जर्नलिस्ट हैं, कैलिफोर्निया से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। चलिए हर्ष, सवाल सबसे पहला आपसे, न्यूयॉर्क से इस वक्त आप हमारे साथ हैं। हर्ष बताएं, इस वक्त की कैलिफोर्निया से इस वक्त हर्ष हमारे साथ हैं, बताएं इस वक्त की क्या स्थिति, क्या तस्वीरें और कैसी हलचल आप इस चुनावी समर में देख रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कैलिफोर्निया की ग्राउंड रियलिटी है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि वहाँ का जो झुकाव है, जो मतदारों का और अमेरिकी मतदारों का जो झुकाव है, वो ज्यादातर लग रहा है कि वो कमला हैरिसन की ओर उनको ज्यादा उनका झुकाव लग रहा है। बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स नहीं आ जाते। और उसके अलावा भी देखे जाए तो अमेरिकी चुनाव में बहुत सारे पेचीदे मुद्दे हैं कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस साल वोटर्स में बहुत ही बढ़ोतरी हुई है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 7 लाख युवा वोटर्स इस साल नए वोटिंग प्रक्रिया में वो वोट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहेगा कि जो युवा वर्ग है यहाँ का, वो किस पे ज्यादा भरोसा कर रहा है, वो ज्यादा ट्रंप सरकार पे भरोसा कर रहे हैं या कमला हैरिसन पे भरोसा कर रहे हैं। तो वो एक स्विंग पॉइंट हम कह सकते हैं। और इसके अलावा जैसे स्विंग स्टेट्स है
वो भी एक अहम भूमिका निभाएंगे कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है इसमें। बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूयॉर्क से जुड़े। मनीष, आखिरी वक्त में अगर कहें, वोटिंग से ठीक आखिरी वक्त, इस वक्त क्या हलचल है न्यूयॉर्क में? क्या चर्चा चल रही है, क्या तैयारियां चल रही हैं? लोगों का मूड कैसा नजर आ रहा है? मतदाताओं का माइंड कैसा नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, भले ही इस वक्त समय मध्य रात्रि का हो, लेकिन इसके बावजूद कि अब महज अगर देखा जाए तो 44 घंटे के करीब बचा हुआ है, जबकि जो चुनाव में वोटिंग है वो बंद हो जाएगी। 5 नवंबर को एक बार रात 8 बजे के बाद से ये वोटिंग बंद होगी और उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी। तो इस 40-42 घंटे के दरमियान में जितने लोग और ज़्यादा वोट डाल पाएंगे, अभी तक जो अर्ली वोटिंग हुई है उस अर्ली वोटिंग में करीब 8 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अब तक वोट डाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ दोनों ही उम्मीदवार इस बात को लेकर दावे कर रहे हैं कि जो लगातार मतदाताओं की भीड़ आई है अर्ली वोटिंग के लिए वो उनके पक्ष में आई है। और वैसे भी बहुत सारे लोग यहाँ पर कह रहे हैं जो कि कई दशकों के बाद मतदाताओं में इस तरह का जोश दिखाई दे रहा है, इस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है इस बार वोट को लेकर। और ट्रंप और उनके समर्थक इस बात से खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ पर उनके पक्ष में जाएगा, यानी ट्रंप के पक्ष में ये सारे लोग मतदान करने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं और फिर इस तरीके से वोटिंग हो रही है। बहरहाल अगर आप देखें इस तरह के सर्वे के अलावा भी, तो दोनों ही तरफ से दोनों ही कैंडिडेट ने ये दावा करने की कोशिश की है कि एक बार व्हाइट हाउस में उसकी एंट्री हुई तो मान लो कि अमेरिकी जनता का वारा न्यारा हो जाएगा। ट्रंप ने तो कह भी दिया है कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो फिर आप सब मालामाल हो जाएंगे, लेकिन अगर कमला हैरिस बनी तो आप कंगाल हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस इस बात को कहती है कि अगर दोबारा से ट्रंप व्हाइट हाउस में घुसे तो फिर तो अमेरिका की खैर नहीं है। तो बहरहाल इन दोनों पक्षों के दावे के बीच में सच बात यह है कि जहां अमेरिकी जनता इस बात को लेकर वोट डाल रही है, उनके लिए मुद्दे जो हैं उसमें से गरीबी, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, हालांकि ये सब सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर के यहाँ मुद्दे क्या हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इनका कहना है कि इनकी जेब लगातार ढीली हो रही है। जिस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यूक्रेन को $110 बिलियन दे रहे थे, उस वक्त लाखों लोग न्यूयॉर्क और दूसरे शहर में बिना घर के सड़क पर इस मौसम में, ठंड के मौसम में रहने को मजबूर हैं। ये भी अमेरिका की एक हकीकत है और इसी हकीकत को रूबरू करते हुए ये चुनाव हो रहा है। तो जाहिर है 40-44 घंटे ना केवल बाकी दुनिया के लिए बल्कि अमेरिका के लोग के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये एक आखिरी मौका है जब वो कम से कम इस बात को लेकर अपनी आवाज उठा सके कि सरकार लोग अपने लिए चुनते हैं, ना कि अपनी फॉरेन पॉलिसी में वॉर मशीन बनने के लिए। तो तमाम तरह के इस तरह के दावे के बीच में हाँ ये बात जरूर है, कमोबेश आप कहें तो भारत में जैसे लोकसभा का चुनाव होता है उस तरह का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। लोग आपसे चर्चा करेंगे, इलेक्शन को लेकर बातें करेंगे और जो जिस पक्ष में है उस पक्ष की तमाम खूबियां गिनाते हैं और विरोधी पक्षों की इतनी कमियां गिनाते हैं कि लगता है कि विरोधी पक्ष को तो हरगिज नहीं जीतना चाहिए। लेकिन हिफ्ज साहब, जो बात मनीष ने कही, क्या वाकई लोग वहां पर मुद्दों के आधार पर फैसले लेते हुए आपको नजर आए, या कहीं ना कहीं इस बयानबाजी का भी एक इंपैक्ट देखने को मिला? मुझे लगता है कि यहाँ पे लोग यहाँ पे बहुत छोटे रहते हैं और ये पॉपुलेशन। हेलो जी, कंटिन्यू। जी, ये पॉपुलेशन ज्यादा जवान है और इस पॉपुलेशन को ज्यादा स्प्लिट है कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में। और तो दिखता है यहाँ पे कि लेकिन रेस इतना नज़दीक है, लेकिन यहाँ पे कमला हैरिस की और ज़्यादा सपोर्ट है क्योंकि एक पॉलिसी की वो अबॉर्शन राइट्स है और ये पॉलिसी जवान लड़कियों को बहुत अफेक्ट हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादा कमला हैरिस का सपोर्ट है क्योंकि इस पॉलिसी जवान औरतों को ज़्यादा असर होता है और इसलिए मुझे लगता है।
बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक और अपडेट है, वो भी दर्शकों को हम दे दें। पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने रैली की है और डेमोक्रेट्स पर जमकर निशाना साधा है। न्यू जर्सी चलेंगे, अरुण कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। अरुण, जिस तरह से अमेरिका का चुनाव होता है और हम जिस तरह से उसको ऑब्जर्व करते हैं, हमेशा ये कहा जाता है कि बहुत सारे स्टेट्स में माइंडसेट पहले से ही डिवाइडेड रहता है, सिर्फ स्विंग स्टेट्स को लेकर सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी बनी रहती है। क्या ये जो एक पैटर्न है वो इस चुनाव में भी है या कुछ बदलाव हुए हैं? मतलब जो बाइडेन गवर्नमेंट है और जो ट्रंप की तीसरी दावेदारी हो रही है, तीसरी बार वो चैलेंज कर रहे हैं डेमोक्रेट्स को, उसमें कुछ अंतर, कुछ फर्क, कुछ बदलाव आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि अमेरिका में एक चुनाव नहीं है, 51 चुनाव है एक नज़र से अगर देखा जाए तो, क्योंकि हर राज्य अपने आप में एक देश है, क्योंकि नेशनल व्यवस्था में आती है। और पूरा जैसे इंडिया में चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, यहाँ नेशनल लेवल पे इलेक्शन कमीशन नाम कोई चीज़ नहीं है। तो हर राज्य अपने आप में ही एक इलेक्शन कमीशन है और उसके सर्टिफिकेशन राइट्स भी राज्य पे ही रहते हैं। सबसे पहली बात वो है। दूसरी बात, हाँ, इसीलिए उनको स्विंग स्टेट कहा जाता है, क्योंकि हर इलेक्शन साइकिल में वो अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं, मेजॉरिटी। अगर आप 2016 से पहले अगर आप देखें तो स्विंग स्टेट्स अलग थे। एरिज़ोना का भी स्विंग स्टेट नहीं था, नेवाडा का भी स्विंग स्टेट नहीं था, जॉर्जिया का भी स्विंग स्टेट नहीं था, बल्कि ये रिपब्लिकन स्टेट्स थे। पिछले 8 साल में ये स्विंग स्टेट्स बन गए हैं। तो ये सही है कि स्विंग स्टेट्स का काफी ज्यादा, अगर आप रुझान भी देखोगे, रुझान में भी झुकाव कभी ट्रंप के साइड में है, कभी कमला हैरिस के साइड में है, और उनमें अंतर जो है, फासला जो है काफी कम है। इसलिए ये जितने भी पोल प्रतिशत है, कभी 48 है, कभी 49 है, तो मुझे लगता है इनको गंभीरता से लिया नहीं जा सकता, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर के अंदर है। वो 3%, 2.5 या 3% होता है जनरली मार्जिन ऑफ एरर, उसके अंदर है। तो इन आंकड़ों को इतने गंभीरता से लिया नहीं जा सकता है। बट हाँ, स्विंग स्टेट्स का अहम भूमिका रहता है हर चुनावी साइकिल में, और इस साल भी है। आप मेरी बात मानिए, नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया, ये दोनों डिसाइसिव स्टेट्स रहेंगे। इन दोनों का मूल भूमिका रहेगा। इसीलिए अब अगर आप खासकर पेंसिल्वेनिया जो है, उसके 19 वोट है, जैसे हम सब जानते हैं इलेक्टोरल वोट्स 19 है, तो वो सभी स्विंग स्टेट्स में सबसे बड़ा राज्य पेंसिल्वेनिया है, तो उसका काफी भूमिका रहता है। तो और अगर आप मुद्दे की बात करें तो ज्यादातर नेशनल, मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जब होते हैं हर 4 साल में, ज्यादातर लोग नेशनल इश्यूज या फेडरल इश्यूज पे फोकस करते हैं। इस बार वो, जैसे कई सारे लोगों ने इससे पहले कहा है, महंगाई और इमिग्रेशन, ये दोनों मूल मुद्दे हैं इस इलेक्शन साइकिल को लेकर। तो इसी हिसाब से मुझे लगता है हर राज्य में वोट कर रहे हैं। हालांकि हर राज्य में अपने अपने मुद्दे भी होते हैं, खासकर जब मिशिगन में ज्यादातर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज है, तो ऑटो वर्कर्स है, यूनियन ज्यादा रहते हैं, तो उनके मुद्दे अलग रहते हैं। पेंसिल्वेनिया के मुद्दे अलग है। एरिज़ोना और नेवाडा को अगर आप देखोगे स्विंग स्टेट्स, क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट्स है, उनमें इमिग्रेशन का मुद्दा ज्यादा आता है कभी कभी। और इस इलेक्शन साइकिल में, हर इलेक्शन साइकिल में बैलेट मेजर करके एक चीज रहती है। जब आप वोट करने जाते हैं तब आपको एक सवाल पूछा जाता है कि अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया जाए, अबॉर्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया जाए, या कुछ और मुद्दे रहते हैं। तो वो खासकर उस स्टेट के मुद्दे रहते हैं, तो वो भी बैलेट क्वेश्चंस बैलेट पे रहते हैं। उस हिसाब से भी लोग वोट करते हैं। खासकर ये रो वी वेड को ओवरटर्न किया गया है डॉब्स के डिसीजन से अबॉर्शन को लेकर, तो उस पे भी काफी, मतलब तीव्र नाखुश लोग, थोड़े लोग उसके समर्थन में हैं। तो ऐसा अनेक चीजें रहते हैं। तो बट अब तक के आंकड़ों को अगर देखा जाए, आज के दोपहर 1 बजे तक न्यू जर्सी में 7.5 लाख अब तक के इन अर्ली वोटिंग हो चुकी है। और पूरे यूएस के हिसाब से देखा जाए तो 64 मिलियन, तो 6.5 करोड़ की अब तक अर्ली वोटिंग हो चुकी है। ये अपने आंकड़े हैं।
चलिए एक और अपडेट भी यहां पर दे देते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी अब मतदान किया है और तस्वीर भी सामने आ चुकी है, जहां मेल इन बैलेट भरकर कैलिफोर्निया भेजा और कल अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होनी है। हालांकि जिस तरीके से अब ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, इसी मेगा कवरेज के तहत हम आपको ग्राउंड रियलिटी और किस आधार पर इस बार वोट किया जा रहा है, कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं, उसके बारे में तो चर्चा कर ही रहे हैं। इस वक्त कैलिफोर्निया से उम्मीदवार, डेमोक्रेट उम्मीदवार रितेश टंडन भी हमारे साथ हैं। रितेश जी, स्वागत है आपका TV9 पर। और सवाल उसी आधार पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो काउंटडाउन इस वक्त वोटिंग का शुरू हो चुका है, उसमें किस थॉट के साथ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दों को देखते हुए इस बार लोग समर्थन करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं? कितने कॉन्फिडेंट हैं आप कि किस लिहाज से इस बार जीत सुनिश्चित की जा सकती है? रितेश जी, आपको भी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मुझे आवाज मिल रही है, बताइए। जी, सवाल यही था कि आखिर इस बार उम्मीदवारी को देखते हुए कितने कॉन्फिडेंट हैं, किस आधार पर जनता के बीच जाकर ये सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि दर्शकों को कि मैं 2 बार रिपब्लिकन की तरह लड़ा था और दोनों बार फाइनल में था, टॉप 2 में ऐसा यूएस कांग्रेशनल कैंडिडेट, और इस बार भी डेमोक्रेट की तरह लड़ा हूं। सो बेसिकली अगर आप डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस को कंपेयर करें, अगर उन दोनों को कंपेयर करें, उनकी पॉलिसीज को देखें, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप है, वो पूरा बिजनेस पर्सन है। वो देखता है कि कैसे हम बिजनेस को कम से कम टैक्स लगाएं, कम रेगुलेशन रखें, ताकि बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो सके, और वो ज्यादा ग्रो होगा, लोगों को ज्यादा एम्प्लॉय करेगा, लोगों को बेनिफिट होगा और ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों के पास जाएगा। आप अगर दूसरी तरफ कमला हैरिस को देखती हैं, तो वो कहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएंगे जो लोग रिच हैं, लेकिन जो लोग रिच हैं उनके अगर क्राइटेरिया करते हैं तो मेजोरिटी से ज्यादा भी लोगों को टैक्स लगता है। लेकिन वो टैक्स का जो मनी आता है, वो क्या करते हैं उससे कि अपने जितने भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो बहुत ज्यादा लाइक लोग ड्रग्स लेते हैं, सब लेते हैं, वो उनको फंड करते हैं। वो लोग आराम से बैठ के घर में कुछ काम नहीं करते, खाना खाते हैं, गवर्नमेंट उनको पैसा देती है, बिजली देती है, खाना देती है, किराया देती है, सब कुछ करती है। ऐसे इतने लोगों को जानता हूँ यहाँ पे कैलिफोर्निया बे एरिया में, घर बैठ के ड्रग्स लेते हैं पर काम करने नहीं चाहते हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत चिढ़ा हुआ है, कहता है सीधे काम करो, पैसा कमाओ, और ये सब जितना भी है बंद करना है। उसी प्रकार हेल्थ केयर में चले जाते हैं। हेल्थ केयर में पॉलिसीज डेमोक्रेट्स की अच्छी है, क्योंकि वुमेन्स जो है ना, उनके राइट्स जो हैं अबॉर्शन के, वो किसी को टच नहीं करना चाहिए। वुमेन की बॉडी है, दे शुड डिसाइड कि उनको क्या करना है। लेकिन यहाँ पे जितने जो रेड रिपब्लिकन्स हैं, व्हाइट हैं, वो कहते हैं कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए, वो उनके धर्म के खिलाफ आ जाता है। वो अपनी पॉलिसी सबको लगाना चाहते हैं, विच इज थोड़ा अनफेयर हो जाता है वुमेन्स के साथ। फिर आप अगर इमिग्रेशन की पॉलिसी में चले जाते हैं तो सिंपल है। आज की तारीख में आपको बता दूं, हमारा बॉर्डर मैक्सिको से लगता है, कैलिफोर्निया का पूरा ओपन बॉर्डर है। लोग वॉक इन करके आ जाते हैं आराम से, पुलिस पकड़ती भी नहीं है, उनको 911 कॉल करना पड़ता है, भैया हम आ गए, हमें पकड़ लो, ताकि हम लोग असालम फाइल कर सकें। जब असालम फाइल करते हैं ये लोग, विद इन 6 महीने के अंदर वर्किंग परमिट मिल जाता है और 5 साल के अंदर ग्रीन कार्ड मिल जाता है। यहाँ पे जो H1 में जो इंडियंस आए हुए हैं, 15-15, 20-20 साल से पड़े हुए हैं, अभी तक ग्रीन कार्ड नहीं मिला है, क्योंकि कंट्री कोटा लगा हुआ है। इसलिए मेरी पहली फाइट थी कि ये कंट्री कोटा हटाना है, ताकि अपने जितने भी देश के हैं, इंडिया से हैं और चाइना से हैं, सभी जगह से उनको मिल सके। डोनाल्ड ट्रंप है, बहुत क्लियर बोलता है, जितने भी इलीगल्स आए हैं यहाँ पे, उन सबका मास डिपोर्टेशन करूंगा, और वो अपनी जगह सही भी है। उसका रीजन ये है, आज क्राइम इतना बढ़ गया है, लोग क्राइम करके निकल जाते हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। आज यहाँ पे एक साथ आई कैन टेल यू, विद इन 2 वीक के अंदर 6 इंडियन ज्वेलरी शॉप की चोरी हुई थी, और लोग जहां से आए थे वो चले भी गए वापस, एक भी नहीं पकड़ा गया। कमला हैरिस से वो क्या बोलती है कि जितने भी इलीगल आए हैं आने दो, उन सभी को हम खाना देंगे, फ्री मेडिकेयर देंगे, और आप जो लोग मेहनत करके जो टैक्स भर रहे हैं उनको आराम से इन लोग को मेडिकल और थोड़ा देते रहते हैं पैसा। वो अपनी जगह एक जगह सही है कि जो इलीगल के जो बच्चे हुए थे उनकी गलती नहीं है, उन्हें डाका बोलते हैं, DACA, और उन लोग को वो कमला हैरिस ग्रीन कार्ड देना चाहती है, वो माना जाता है। लेकिन उसके अलावा जो इलीगल इमिग्रेशन है ना, एक अड्डा बन गया है अभी अमेरिका, पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पे आते हैं। जी। फिर अगर आप क्लाइमेट चेंज की अगर आप बात करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज में रितेश जी, आज जिस तरह से आपने एक एक
विषय पर यह बात बताई है और ये अमेरिका के चुनाव में बहुत सारे विषय हैं या मुद्दे हैं जिन पर बहस चल रही है, चर्चा चल रही है। लेकिन मैं मंतोष जी के पास जानना चाहूंगा। मंतोष शर्मा हमारे साथ कैलिफोर्निया से सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हैं। मंतोष जी, अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके, चूंकि आपसे हम समझना चाहेंगे कि जो डिवाइडिंग इशू हैं, जो इस चुनाव को सीधे सीधे प्रभावित और इसको निर्णायक बनाने वाले हैं, वो क्या मुद्दे आपको लगे हैं शुरुआत से लेकर अब तक, जब फाइनल वोटिंग का दिन आ रहा है तब तक? मंतोष जी। तो शुरुआत में तो जो मुद्दे कईयों ने एक्सप्रेस किया था कि इमिग्रेशन का मुद्दा है, इकोनॉमी का मुद्दा है, जनरल वेलफेयर का मुद्दा है, वुमेन्स राइट का मुद्दा है, वुमेन बॉडी का मुद्दा है, ये सब जनरल मुद्दे थे जिससे धीरे धीरे मोमेंटम बना। या डेमोक्रेट या रिपब्लिकन की जो लाइन है, दीवार है, जिसके इस पार और उस पार, जैसे एक कैंडिडेट अभी बोल रहे थे ना, पहले मैं इधर था, अब मैं उधर हूँ, इनकी पॉलिसी अच्छी लग रही है, ये डिवीजन पहले ही हो गया था। आज की डेट में जहां 60% के आसपास वोटिंग हो गई है, अर्ली वोटिंग हो गई है, अब मुद्दे लगभग गॉन हो गए हैं कि उस मुद्दे पे कोई नया वोटर डिवाइड होने जा रहा है। पीपल हैव मेड देयर माइंड। Who had not made their mind was the independent ones. और जो इंडिपेंडेंट्स थे मोस्टली वो एजुकेटेड वोटर्स थे, काफी एजुकेटेड वन, जो लास्ट मोमेंट तक वॉच कर रहे थे दोनों का। लास्ट 72 आवर्स में मोमेंटम चेंज हुआ है। अगर आप जितने भी यूएस के किसी भी लाइन के आप देख रहे हैं, देखेंगे, और ये पोल्स जो आ रहे हैं, और जो सबसे स्पेसिफिक चीजें जो आई है, आपको भी कहेंगे कि आप लोग कीप वॉचिंग। आज आयोवा का पोल आया है, पहली बार आयोवा में दोनों प्रेसिडेंट खर्चा नहीं कर रहे, एक पैसा नहीं खर्चा कर रहे थे, बिकॉज आयोवा वाज गोइंग टू ट्रम्प वे। आज 3% से कमला हैरिस वहां आगे दिख रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें और इंटरेस्टिंग है कि 55+ जो वुमेन है वो ओवरवेलमिंगली who voted Trump in last 2 elections, they are voting Harris. This is subtle change at the ground reality. Watch करिएगा, next 48 hours हम भी जुड़े रहेंगे आप लोग के साथ, because if that is happening in Iowa, it is going to affect neighboring states, which is Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, also Arkansas. एंड 6 तारीख के रिजल्ट में देखेंगे तो ये जो आपने सवाल किया कि क्या इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है अभी सडनली, ये आयोवा का पोल आया जो रिसेंट, वो मेरे लिए सबसे विच आई एम वॉचिंग, बिकॉज दिस इज गोइंग टू अफेक्ट ट्रिमेंडसली, बिकॉज वुमेन वोटर्स आर मोर वोकल, बट वोकल इन एक्सप्रेशन, बट ऑल्सो दे आर मोर इन नंबर एंड दे गो मोर टू वोट्स। एंड डोनाल्ड ट्रंप अगर ऑनेस्टली देखेगा तो स्ट्रक्चरली, पॉलिटिकली, डेमोग्राफिक रूप से ही वाज डेफिशिएंट व्हेन ही स्टार्टेड द पोल। 2016 में जो इसके ओल्डर वोटर थे, मैनी हैव डिसीज डाइड। 2016 में इसके पास जितने अनएजुकेटेड व्हाइट वोटर थे, उनके नंबर कई परसेंटेज गिर गए हैं जी। एंड ही इज फाइटिंग अगेंस्ट दिस massive women search for this one, so demographically he was on the deficit to start with. So that was on the... और देखिए, अमेरिका में प्री वोटिंग को लेकर एक नया रिकॉर्ड बना है। कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण डेटा प्री वोटिंग को लेकर आया है, वो बिग बॉल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, प्री वोटिंग की बात कर रहे हैं, 7.50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने प्री वोटिंग में हिस्सा लिया। उत्तरी कैरोलिना में करीब 45 लाख लोगों ने वोटिंग की है। हालांकि प्री वोटिंग को देखते हुए खबर जॉर्जिया से भी है रवि, जहां 40 लाख लोग मतदान कर चुके हैं, और जॉर्जिया के साथ साथ इनपुट इस वक्त पेंसिल्वेनिया से भी आ रहा है, जहां करीब 20 लाख लोग वोटिंग कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, प्री वोटिंग में कई बड़ी हस्तियों ने भी हिस्सा लिया। अब कैसे होती है ये प्री वोटिंग? मेल के जरिए होती है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, और पोलिंग सेंटर पर जाकर भी इस तरह से मतदान लोग करते हैं। और इसके पीछे का प्रोविजन ये है कि उस दिन, मतदान के दिन, ज्यादा भीड़भाड़ ना हो, ज्यादा लंबी लाइन ना हो। फिलहाल जो इस तरीके से इनपुट आ रहे हैं उसके मुताबिक रिकॉर्ड तो यहां बन रहा है, क्योंकि देखिए 2020 में 10 करोड़ लोगों ने वोट किया था। अभी फिलहाल प्री वोटिंग को लेकर जिस तरीके से इनपुट मिल रहा है, उस आधार पर कहना नहीं गलत होगा कि यहां पर एक नया रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन संजय भारद्वाज सर, अब एक टॉकिंग पॉइंट अगर मैं लास्ट कॉन्वर्सेशन का उठाऊं तो वो था महिला वोटर्स। क्या ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें नजर आ रहा है? क्योंकि गर्भपात के इशू को देखते हुए जिस तरीके से पॉलिसी के तहत बड़े बयान और बड़े ऐलान किए गए हैं, यंगस्टर्स, महिला वोटर्स और यहां कमला हैरिस, इतिहास बनते हुए क्या आप यहां पर देख रहे हैं? एक बड़ा बदलाव होते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, अगर आप मोटे तौर पे अमेरिकन सोसाइटी की बात करते हैं तो अभी भी अमेरिकन एक पैट्रियार्किकल सोसाइटी है।
Right. बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया, अभी तक महिला कोई राष्ट्रपति बनी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जहाँ तक महिला वोटर्स की बात है और अबॉर्शन का एक इशू है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ट्रंप की रैली में जो यंग फीमेल जो पार्टिसिपेट कर रही है एंथुजिस्टिकली, तो वो कोई मुझे ट्रेंड दिख नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा वोट इस इशू को, अबॉर्शन के इशू को लेके डाइवर्ट करेंगे। तीसरा मुद्दा कि जहाँ तक कमला हैरिस एक महिला होने के नाते उनको कितना, देखिए हिलरी क्लिंटन भी अमेरिकन थी, बहुत कुछ था, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट नहीं हुआ। और लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो मार्जिन है वो बहुत नैरो मार्जिन है, बहुत ज़्यादा नहीं। हालांकि कुछ कह रहे हैं कि 7% का मार्जिन रहेगा, लेकिन बहुत नैरो मार्जिन है। ट्रंप को भी श्योर नहीं है कि हम जीत रहे हैं, और इसीलिए ट्रंप भी लोगों को का आह्वान कर रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं। जिस तरीके से उनके पिछले 4-5 दिन में जो बयानबाजी आई है कि कमला हैरिस अपना अफ्रीकन और अरबियन वोट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बाकी नॉन अफ्रीकन और अरेबियन वोट के अलावा ट्रंप बाकी वोट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप भी बहुत कॉन्फिडेंट है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो मुद्दे हैं, जो ट्रंप के पास हार्ड मुद्दे हैं, स्ट्रॉन्ग मुद्दे हैं, चाहे माइग्रेशन का हो, इकोनॉमी का हो, या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी और बहुत, लेकिन जो कमला हैरिस के पास मुद्दे हैं वो बहुत सॉफ्ट मुद्दे हैं कि भाई डेमोक्रेसी की रक्षा करनी है, देश की यूनिटी की बात करनी है, अबॉर्शन, तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। ठीक है, बिल्कुल। सवाल ये कि क्या ये पार्टियों के आइडियोलॉजिकल ओपिनियन और डिफरेंस की वजह से है ये? वीके दत्ता सर, एक महत्वपूर्ण सवाल अब यहां ये होता है कि दुनिया भर में इस वक्त कई फ्रंट्स खुले हैं, तनाव का माहौल है, स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप है दुनिया में पिछले कुछ सालों में बड़ी तेजी से बदली है, इक्वेशंस बदले हैं, और ऐसे देश जो पहले से ही यहां इन्वॉल्व हैं या उनके इंटरेस्ट हैं, वो इस नतीजे को बहुत गौर से देख रहे हैं कि होगा क्या, ऊंट किस करवट बैठेगा। आप पूरी दुनिया में जो इस वक्त माहौल है, जो बड़े देश हैं, उनकी नजर से इस चुनाव को कैसे देख पा रहे हैं? क्या फर्क पड़ जाएगा कमला के सत्ता में आने से या फिर ट्रंप के सत्ता में आने से? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। आज के दिन में अगर आप एक जेनरिक बात करें तो सारी दुनिया डरी हुई है। वो डरी हुई क्यों है? अगर मैं नेशन वाइज जाऊं, यूक्रेन डरा हुआ है कि अगर मिस्टर ट्रंप आ गए तो उसका क्या होगा। नेटो डरा हुआ है कि आगे नेटो का फ्यूचर क्या रहेगा। उधर इजराइल, हमास और जो ईरान के बीच में जंग लगी हुई है, उधर लोग डरे हुए हैं कि अगर ट्रंप आ जाएगा तो क्या होगा। अमेरिका के अंदर लोग डरे हुए हैं कि अगर जो पॉलिसीज़ हैं इनकी इमिग्रेशन की, अगर उसको लागू कर दिया गया तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। तो मोटे तौर पे अगर हम देख के चलें तो दुनिया में इस समय डर का माहौल है। वो डर क्या है? वो लोग जो अभी के माहौल में जंग में शामिल हैं, लड़ाई है, युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन चल रहा है, इजराइल ईरान चल रहा है, पूरा मिडिल ईस्ट में इस टाइम बॉयल है। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है आज के दिन अमेरिका के साथ में। हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला चाहे हैरिस आए या ट्रंप आए, क्योंकि हम लोगों ने पिछले जितने इनके 4-5 प्रेसिडेंट रहे हैं, सबके साथ हमने अपने रिश्तों को बढ़ाया है और आगे और मजबूत किया है। आज के दिन में हम अमेरिका के साथ में क्वाड में हैं। हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है सोसा का, मतलब सिक्योरिटी ऑफ जो सप्लाई एग्रीमेंट जो है, बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है, जिसके तहत कि अगर युद्ध के दौरान कोई भी हमको वस्तु चाहिए होगी जंग के लिए तो हमको प्रायोरिटी मिलेगी। तो ऐसी अगर हम मोटा मोटा मुद्दा लेके चलें, बहुत सारे मुल्क डरे हैं कि अगर ट्रंप साहब आ गए तो क्या होगा। और कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि ये कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, जो बाइडेन साहब की कंटिन्यूटी रहेगी अगर हैरिस आ गई। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम लोगों को कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ओपिनियन और जिस एग्रेसिवली वो अपने ओपिनियन रखते हैं, क्या इसी को त्रिपाठी सर कमला हैरिस ने भी एनकैश करने की कोशिश की है? मैं ये सवाल इस आधार पर कर रही हूं जहां जो बाइडेन की नीतियों को आगे बढ़ाने के साथ साथ वो एक पीपल कनेक्ट बनाती हुई नजर आ रही है कमला हैरिस, जबकि अगर हम ट्रंप की बात करें तो मुद्दों पर सटीक और साफ राय रखते हुए वो इस बात के नारे के साथ लोगों के बीच है दैट वी हैव टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ट्रंप इस बात को पर जोर दे रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका हैज़ टू बी ग्रेट अगेन, लेकिन ट्रंप अपने भाषणों में जो ऐसी कुछ बातें कह रहे हैं उससे निश्चित है कि उससे अमेरिकन मतदाताओं का झुकाव उनकी ओर कम होगा। क्योंकि एक देखिए, अभी उन्होंने जॉर्जिया में मैकॉन में बोलते हुए सवेरे कहा कि जो भी
जो भी व्यक्ति किसी अमेरिकन नागरिक या अमेरिकन पुलिसमैन को मारेगा उसको फांसी की सज़ा तुरंत दी जाएगी। मतलब इसका ये कि अगर कोई अमेरिकन सिटीजन किसी अमेरिकन सिटीजन को मारता है तो उसके लिए नहीं, लेकिन अगर कोई दूसरा मारता है तो उसके लिए अलग कानून होगा। ऐसे ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने गलती की कि मैंने 2020 में बाइडन व्हाइट हाउस छोड़ दिया, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। ये सब चीज़ें एक तरह से फांसीवाद की तरफ इशारा करती हैं और लोग ये मानते हैं, क्योंकि विदेश नीति का जहाँ तक मामला है, अमेरिका की विदेश नीति कमोवेश वही होती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी कंट्री रहे। आपने देखा होगा कि ईरान के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया था, चाइना के खिलाफ लिया था, बाइडेन ने उसको कंटिन्यू किया। तो विदेश नीति का बहुत ज़्यादा फ़र्क अमेरिकन इलेक्शन पे नहीं पड़ता। अमेरिकन इलेक्शन पे फ़र्क ये पड़ता है कि डोमेस्टिक पॉलिसीज़ कैसी हैं और ये कि अमेरिकन सोल्जर्स की बॉडी बैग में ना उनकी बॉडीज़ आएँ। हम बाहर अमेरिका के सोल्जर्स को नहीं ले जाना चाहते। कि ये क्या अमेरिका में पॉलिटिकल सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम, आइडियोलॉजिकल सिस्टम के बदलाव का दौर है? क्योंकि सिक्योरिटी, सुरक्षा, कुछ अप्रिय होने का डर, ये सब अमेरिका में शायद पहले इस तरह से नहीं था, अब ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखा जा रहा है। कैसे देखेंगे आप इसे? देखिए, अगर मोटे तौर पे अगर ग्लोबल ट्रेंड भी देखते हैं तो दो चीज़ें बहुत साफ साफ है। पहली बात कि जो राइटिजियस वेव है वो पूरे ग्लोबल दुनिया में चल रही है। दूसरा, एक जो वर्ल्ड का जो रुझान हो रहा है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की तरफ हो रहा है। तो तीसरा जो बात है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब जगह, अमेरिका, जापान, सब जगह वो रिसीड हो रहे हैं, वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं और लोग डेमोक्रेसी की ज़्यादा परवाह नहीं कर रहे। अब बात आ रही है अमेरिकन फर्स्ट कि हमको कैसे जॉब मिलेगी, हमारी कैसे सुरक्षा होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजी, उसका बहुत एडवर्स इम्पैक्ट भी सोसाइटी में पड़ रहा है, क्राइम्स बढ़ रहे हैं। तो लोग कंसर्न हो रहे हैं कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट। एक स्टेट जो है वो प्रोटेक्शनिस्ट स्टेट बन गया है, वो सुरक्षा को ज़्यादा महत्व दे रहा है क्योंकि इस तरीके के इविल समाज में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो पहलू हैं ये ट्रंप की तरफ ज़्यादा वोटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, ना कि कमला हैरिस की तरफ जो डेमोक्रेसी की बात करें। मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात कह रहा हूँ इस बात को लेके कि क्योंकि ट्रंप जो है वो हार्ड सिक्योरिटी की, अमेरिकन फर्स्ट की, जॉब की, इकोनॉमी की और जो दुनिया के खतरे हैं, जो दुनिया की जिम्मेदारी है, जैसे कि हम क्यों जाके दुनिया में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर्स अमेरिका के खर्च करें, उस तरीके की पॉलिसी वो कन्विंस करती है अमेरिकन्स को, ट्रंप की तरफ ले जाती है। तो जो ये पक्ष है इसमें ये मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जो इमिग्रेशन का मुद्दा है वो बिल्कुल इसके ट्रंप के खिलाफ नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? कि जो ऑलरेडी इमिग्रेंट जिनको सिटीजनशिप अमेरिका की मिल चुकी है वो नहीं चाहते कि बाहर से और लोग आए और इलीगली आए और यहाँ पे इस तरीके के क्राइम्स करें, तो वहाँ पे भी डिवीजन है। तो ये जो सारे पहलू को देखते हुए मुझे लगता है कि ट्रंप की तरफ लोग, आप उसको चाहे आप फासिस्ट कह दीजिए या कुछ भी, कोई भी मुद्दा कह दीजिए, लेकिन दुनिया में ट्रेंड यही है कि एक तरफ शी जिनपिंग को पसंद किया जा रहा है, एक तरफ पुतिन को पसंद किया जा रहा है। और आपका टेन्योर, उनका नीतियों को लेकर रुख और जो बाइडेन का टेन्योर, दोनों को अमेरिकन विटनेस कर चुके हैं। आप ये कह रहे हैं कि आज अमेरिका फर्स्ट बोलते हुए ट्रंप कहीं ना कहीं वो वापस अपनी अहमियत मुद्दों के आधार पर लोगों के बीच दर्ज करा चुके हैं। लेकिन एक और पहलू पर अब मैं चर्चा करूंगी आपसे, क्योंकि इसी राष्ट्रपति चुनाव में भारतीयों की अहमियत पर बात बहुत जरूरी। भारतीय मूल के करीब 52 लाख लोग हैं इसमें। दूसरा सबसे बड़ा अप्रवासी समुदाय 96%, 96% भारतीय अमेरिकी वोट डालेंगे और भारतीय मूल के करीब 26 लाख वोटर्स हैं। तो उनकी अहमियत को देखते हुए किस तरीके से यह देखा जाए, क्योंकि भारतीयों से ज्यादा सिर्फ मैक्सिकन 8 राज्यों में है और ये एक बहुत निर्णायक भूमिका भी यहां पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीयों के दबदबे के लिहाज से भी एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले ये जान लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से हम स्विंग स्टेट की भी बात करते हैं, वहीं इस वक्त आपके सामने इंफॉर्मेशन है कि इस चुनाव को देखते हुए कौन कौन सी वो जगह है जहां पर भारतीयों का दबदबा है। एरिजोना, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, मिशिगन, टेक्सास, उत्तरी कैरोलिना, साथ ही विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया। हालांकि यहां खास बात यही है कि इस बार 60% भारतीय अमेरिकी कमला के पक्ष में हैं, जबकि करीब 31% ट्रंप को वोट देने के पक्ष में नजर आए हैं। करीब 9% आजाद उम्मीदवारों की तरफ है। ये सर्वे जिस लिहाज से अभी तक हो रहे हैं वही एक सोर्स है जो IAAS 2024 की रिपोर्ट के आधार पर ये आंकड़े सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से इन्हीं भारतीयों का रुख
कमला हैरिस के पक्ष में ज्यादा नजर आया है, 60% और 31%। हालांकि ऐसे त्रिपाठी सर बहुत से सर्वेज हैं, लेकिन भारतीयों की इस अर्थव्यवस्था को देखते हुए अहमियत और भारत के साथ रिश्तों की अहमियत को देखते हुए ये चुनाव कितना खास? त्रिपाठी सर देखिए, ज़्यादातर भारतीयों का रुख जो है वो डेमोक्रेट्स के साथ रहा है। इधर पिछले कुछ वर्षों में, करीब 5-6 वर्षों में, कुछ भारतीय जो हैं वो रिपब्लिकन कैंडिडेट्स की ओर भी अट्रैक्ट हुए हैं। अभी भी कुछ डाई हार्ड ट्रंप के समर्थक हैं, लेकिन भारतीयों को भी कई चीज़ें जो हैं जो कमला हैरिस में उन्हें नज़र आती है। एक तो सबसे पहले वो विजुअल जो है, जो प्रोजेक्ट होता है कि हाँ एक भारतीय मूल की स्त्री है, भारतीय मूल की स्त्री है, वो आप उससे अपने को कनेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ उनको ये दिखता है कि औरतों का अधिकार जो है, जिसके लिए कमला हैरिस बात कर रही हैं। तीसरी चीज़ उनको ये दिखती है कि डेमोक्रेट्स की पॉलिसी जो है, डोमेस्टिक पॉलिसी, वो एक स्थिर है। उस पता है कि डेमोक्रेट्स किन किन बातों पर डोमेस्टिक पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या उनके मुद्दे, क्या क्या उनके प्लैंक्स हो सकते हैं। ये रिपब्लिकन्स की भी पॉलिसी कमोबेश क्लियर है, लेकिन अभी सवाल है रिपब्लिकन्स माइनस ट्रंप ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप इतने इंडिसाइसिव, ट्रंप इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं कि कब क्या कह दें। अभी आपको याद होगा ये हमेशा डिबेटेबल रहा है, ट्रंप के बयान हो, ट्रंप का मुद्दों को लेकर जिस तरह की बातें करना हो। लेकिन दत्ता सर, जो ट्रंप पे हमले हुए हाल के दिनों में हमने देखा, जो अटैक हुआ ट्रंप पर, उसने भी काफी सुर्खियां बटोरी। तो आप कैसे इसे देखते हैं? क्या उसका कुछ प्रभाव अब तक है, या फिर ये सब बातें अब खत्म हो चुकी हैं, बात सिर्फ मुद्दों पर ही आ गई है और वहीं पर आकर टिक गई है? देखिए, ऐसा जो ट्रंप के ऊपर हमला हुआ था, असैसिनेशन का 2 बार चेष्टा की गई, और उस समय एकदम माहौल बना था कि अभी तो ट्रंप ही जीतेंगे, जो बाइडन हार जाएगा। लेकिन जब जो बाइडन विड्रॉ कर गए और कमला हैरिस को उन्होंने प्रमोट किया फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, उससे माहौल चेंज हुआ और एक टफ कंपटीशन का माहौल बन गया पूरे अमेरिका के अंदर। तो वो उस समय अगर जो बाइडन साहब ही इलेक्शन में खड़े रहते तो शायद ट्रंप जीत जाता। लेकिन कमला हैरिस के आ जाने के कारण ये सिचुएशन जो अभी है तकरीबन बैलेंस हो गई है, लेकिन सर और नेक टू नेक चल रही है। सिर्फ कैंडिडेट बदल देने से उस इशू की ग्रेविटी क्या खत्म होगी? क्योंकि अमेरिका के चुनाव में ऐसा हमने कम ही देखा है कि जानलेवा हमला हो, और एक बार नहीं हो, 2 बार हो, सीधे बंदूक के निशाने पर लिया गया। तो क्या सिर्फ कैंडिडेट बदलने से वो इशू डाइल्यूट हुआ है, या फिर कुछ और वजह मानते हैं? ट्रंप के अपने इश्यूज हैं जिसको लेकर ये चीजें थोड़ी सी नीचे आई हैं ट्रंप के लिहाज से? बिल्कुल। देखिए, ऐसा कि एक तो वो मुद्दा था कि असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के ऊपर, उसके अलावा जब ये कैंडिडेट चेंज हुए उससे असर पड़ा, और बाद में जो मुद्दे हैं अमेरिका फर्स्ट वर्सेस डेमोक्रेट, या वो अबॉर्शन का मुद्दा हो या सिक्योरिटी का मुद्दा हो, पूरी दुनिया का इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि हर एक मुल्क ये चाहता है कि उनका चुनिंदा कैंडिडेट यूएस का प्रेसिडेंट बने। आपको याद होगा पिछली बार भी जब ट्रंप साहब बने थे तो बोला था रशियन सपोर्ट आया, रशियन का इन्वॉल्वमेंट था, वो चाइनीज़ भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे फंडिंग हो, चाहे उनके अपने डायस्पोरा के माध्यम से हो। तो ये जो है इंटरनेशनल सिचुएशन भी इम्पैक्ट करती है। जो दूसरे मुल्क है उनके जो अपने डायस्पोरा हैं, उनके जो इकोनॉमी है, उनके एजेंट हैं, वो काम करते हैं। तो जब ये पूरी चीज़ें हम मिला के देखें तो ट्रंप साहब को जो एज मिली थी असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद, वो तकरीबन अभी मार्जिनलाइज हो गए, अभी नेक टू नेक हो गया। हालांकि एक सवाल, क्योंकि ये मुद्दों के लिहाज से अभी तक चर्चा नहीं हुई है, लेकिन ये हर बार सुर्खियां बनता है संजय भारद्वाज सर, और वो है गन कल्चर। कौन सा मुद्दा? सॉरी, गन कल्चर सर, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से ये घटनाएं यूएस में सामने आई हैं, इजी एक्सेसिबल होना, गन्स का अवेलेबल होना, और ये जो गन कल्चर, इसमें युवा जिस तरीके से इसकी चपेट में आए हैं, या युवा खुद इसके शिकार भी हुए हैं। ये सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं आई हैं सर, और इसी गन कल्चर को लेते हुए भी
अमेरिका और उसकी नीतियों पर सवाल जरूर उठे। देखिए, निश्चित रूप से एक बात आप मान के चलिए कि जब आप दूसरे देशों को गन इजीली प्रोवाइड करा सकते हैं, आर्म्स का एक बहुत बड़ा अमेरिका मार्केट बना हुआ है, तो निश्चित रूप से विद इन जो कंट्री है अमेरिका में इजीली ये आर्म्स अवेलेबल है, चाहे सिक्योरिटी थ्रेट है या नहीं है, बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी नहीं होती है, और उसका एक्सेस यंग जनरेशन, खासकर जो फ्रस्ट्रेटेड यंग जनरेशन है, माइग्रेशन क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे लोग काम नहीं करना चाहते, इजी जॉब गोइंग होता है, और जो लोग नहीं होता है तो बाकी माइग्रेंट्स ने वहाँ पे जॉब को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो जो अमेरिकन्स जो लोग हैं, खासकर जो नेटिव्स हैं, वो इस तरीके के कल्चर को, क्राइम को प्रमोट करते हैं, और जो ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसनेशनल क्राइम है उसका भी हिस्सा बनते हैं। तो ये बात मान के चलिए कि जिस तरीके के जो नए, और इसमें खासकर जो मैंने इंडिकेट किया कि जो सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, इनका भी बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन पे फर्क पड़ा। समय समाप्त हो रहा है, एकदम जल्दी से एक उत्तर मैं चाहूंगा कि ट्रंप के आने से कौन सबसे ज्यादा दुखी होगा देश और कौन सा सबसे ज्यादा खुश होगा आपके हिसाब से? मुझसे पूछ रहे हैं भारद्वाज सर आपसे, ट्रंप के आने से कौन सा देश सबसे ज्यादा खुश होगा? देखिए, भारत, मुझे लगता है कि देखिए, मैं जिस तरीके का एक बात में थोड़ा सा डिफर करूंगा, क्लिंटन जब तक थे, डेमोक्रेट्स के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे, लेकिन बाद में जब 2005 में हमने न्यूक्लियर डील किया तो जल्दी से देश का नाम बताइए, मैं ब्रेक पे जाना है। के साथ अच्छे संबंध है। मुझे लगता है ट्रंप के आने से भारत को ज्यादा फायदा होगा, इंडिविजुअली कंट्री, चाइना को नुकसान ज्यादा होगा। ठीक है।